आरिस की सीरियस प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं 2003 से 2024 के बीच के पीवाईक्यूज जो आरिस प्री में आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। और ये पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। अब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको आरएस के प्री के क्वेश्चन सॉल्व करा के पीवाईक्यूज, इसके बाद हम आपको आईएएस प्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएं। क्यों कि आरएस प्री के जो पीवाईक्यूज हम करेंगे, इससे हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आईएएस प्री के पेपर्स पेपर्स पे जाएंगे। और देखिए, आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ उसका उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना ना होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि आप कुछ अपनी लाइफ में उससे कुछ सीखें। तो अभी हमारा टारगेट आपको ये है कि हम पहले आपको आरएस के प्री क्वेश्चन सॉल्व कराएं, आसान भाषा में आपको समझाएं, उससे संबंधित कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया है तो वो हम आपको क्लियर करवा दें, ताकि आप उस चीज़ को वहीं पे क्लियर हो जाए और आप प्री के लिए तैयार हो पाएँ। तो आपका समय कीमती है, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 3 सेकंड सोचना है, आंसर को टिक करके रखना है अपने दिमाग में, फिर हम उसका सॉल्यूशन डिटेल करेंगे। और देखिए, जरूर प्रयास कीजिए क्वेश्चन का आंसर लगाने का, चाहे आप गलत लगाएं। अगर आप गलत लगाएंगे तो आप ज़्यादा सीरियसली उस क्वेश्चन को सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो कुछ को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1971। तो चलो इसका कहानी सुनाते हैं आपको, और क्यों इसको लाए, क्या आवश्यकता पड़ी, ये भी बताते हैं। देखिए, आप सोचिए, अगर जंगल को हम पूरी तरह बंद कर दें, उसमें कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी ना होने दें, और अगर पूरा जंगल हम इंसानों के लिए खोल दें, तो क्या परिणाम होंगे? अगर हमने जंगल बंद कर दिए तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, और अगर हमने पूरा जंगल इंसानों के लिए खोल दिए तो हमारी प्रकृति खत्म हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन। तो इसी सोच के साथ शुरू हुआ था यूनेस्को का ये एमएबी प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये 1971 में स्टार्ट हुआ, 1971 में। 1971 के दशक में क्या हुआ कि दुनिया को लगने लगा कि उद्योग बढ़ रहे, जंगल कट रहे थे, और जीव जंतु खत्म हो रहे थे। तो यूनेस्को ने सोचा कि ऐसा कुछ मॉडल बनाते हैं जहाँ इंसान भी रहे, प्रकृति भी बचे। और इसी सोच के साथ 1971 में एमएबी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। एमएबी की फुल फॉर्म आपको पता है, मैन एंड बायोस्फीयर्स। मैन, बायोस यानी मानव या इंसान, बायोस्फीयर यानी जीव मंडल। तो इसके प्रमुख 3 उद्देश्य थे। पहला है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। दूसरा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब है कि ऐसा विकास जो आज की जरूरत है तो पूरी करे ही, साथ साथ भविष्य को भी नुकसान ना पहुंचाए। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे के ही जाएं, उनका हक हम ना छीन के जाएं। और तीसरा अगर है, वो है साइंटिफिक रिसर्च, पर्यावरण और वैज्ञानिक अनुसंधान। ओके। तो मैप जो प्रोग्राम है, इसको याद रखिए। मैन, बैलेंस, बायोस्फीयर, यानी कि मैन और बायोस्फीयर के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ यूपीएससी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हम इसके साथ साथ अभी निपटा लेंगे। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3, ये है कोर जोन। कोर जोन ये सबसे सुरक्षित होता है, इसमें इंसानों की क्या होती है, नो एंट्री होती है, नो एंट्री। और अगर फिर आता है बफर जोन। बफर जोन में रिसर्च की अनुमति होती है, सीमित गतिविधियां इसमें अलाउ होती हैं,
इसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, पर्यटन आदि की संभावना होती है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको अपना घर की तरह सोचें, तो आपके घर में जिस प्रकार ड्राइंग रूम जो होता है, वो तो होता है ट्रांजिशन जोन एक तरह से, जहाँ लोग बाग आते हैं, गेस्ट आते हैं, चले जाते हैं। बेडरूम होता है आपका बफर जोन। और अगर लॉकर रूम की बात करें तो वो आपका हो गया कोर जोन, ये सबसे सुरक्षित होता है। तो चलो, भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये नीलगिरी। 1986 में इसको एमएबी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। यूनेस्को नेटवर्क में शामिल भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो भी यही है। ओके। देखिए, राजस्थान में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व अभी है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इकोलॉजी से संबंधित है, इकोलॉजी पूरे विश्व को इफेक्ट करती है, तो हमें इसका इफेक्ट पता होना चाहिए। और एमएबी प्रोग्राम, अब मुझे साथ साथ रिवाइज करते चलिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, एमएबी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया, 1971 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सतत विकास, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। 3 जोन होते हैं, कौन से? कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। वेरी गुड। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? कब इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? 1986 में नीलगिरी। अभी भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? अभी भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। देखिएगा, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। अगर रिसेंटली आप एग्जाम जब तक देने जाओ तब तक कोई डाटा इसमें कुछ अपडेट आ जाए तो देख लीजिएगा। इनमें से कुछ यूनेस्को की नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो चलो, मुझे इसके साथ साथ क्वेश्चंस के कुछ जवाब देते दीजिए। ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। तो हम इसके साथ आगे आप बढ़ते हैं। आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि एमएबी की शुरुआत कब हुई? ये सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है। एमएबी की शुरुआत कब हुई? 1971। किसने शुरू किया? यूनेस्को ने। पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे सुरक्षित जोन कौन सा होता है? वो होता है कोर जोन। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये 2016 में पूछा गया था। 3, 2, 1, बताइए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद होगा अधिकांश को, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं उनको आज हम याद करा देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। देखिए, इसके पीछे की क्या कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। समय था 1936 का। अंग्रेज भारत में थे उस समय, और जंगल तेजी से काटे जा रहे थे, बाघों का शिकार भी किया जा रहा था। तब अंग्रेज सरकार ने भारत का पहला ये नेशनल पार्क बनाया, और उस समय इसका जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में इसका नाम बदला, फिर किया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। फिर दोबारा बदला बदला गया इसका नाम, फिर किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए जिम कॉर्बेट 1936। ठीक है। अब आपको किस स्टेट में सिचुएटेड है ये है उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम आपको पता है, हेली। और ये फेवरेट क्वेश्चन से कुछ जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? एक प्रोजेक्ट टाइगर, जिनमें हम टाइगर को विशेष संरक्षण दे रहे हैं और टाइगर रिजर्व्स सिचुएटेड कर रहे हैं, वो किस कब शुरुआत हुई? 1973 में। और अगर हम कहें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, वो भी जिम कॉर्बेट है। ये याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट किस नदी के किनारे पे है? रामगंगा नदी के किनारे पे, इसलिए नाम रामगंगा पड़ा। ये कई बार पूछा गया आरएस और यूपीएससी में कई बार आया। अच्छा, जिम कॉर्बेट कौन थे? इंटरेस्टिंग बात बताइए।
ये एक हंटर थे, प्रमुख शिकारी थे। इन्होंने खूब शेरों को मारा है, और इन्होंने बाद में फिर ये, इनको लगा कि इससे क्या समस्याएं क्रिएट होंगी, फिर ये बाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेनेस बन गए। और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। मैंने इस बुक को कुछ पढ़ा है, और रियल में ये बुक, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कुछ जो ऑडियो बुक्स की जो ऐप्स है वहां जाके एक बार पढ़िएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको कैसे ये अकेला आदमी ऐसे टाइगर को मारता है, रात भर उस जगह रह के पेड़ पे बैठ के इंतजार करता है कब वो आएगा। और टाइगर को पता है कि कोई उसे मारने आया है, वो इसको खाने के, जिम कॉर्बेट का शिकार करने के मूड में था, और जिम कॉर्बेट उनको, उस टाइगर को जो जिसने कई बार कई आदमी को और औरतों को खा लिया था, उनको मारने के लिए वो रात भर पेड़ पे बैठ के इंतजार करते। और अकेला इंसान, फिर काफी शेरों को इन्होंने जो मैनी ट्रसन को मारा। ये बुक वास्तव में थ्रिलिंग है, पढ़नी चाहिए। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये पहला नेशनल पार्क था, याद हुआ। एक है काजीरंगा, ऑप्शन में जो है काजीरंगा, यहाँ पे है एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। वन हॉर्न वन हॉर्न राइनो। फिर आता है गिर। गिर जो है वो उसमें एशियाई लॉयंस फेमस है। और जो कान्हा है नेशनल पार्क, यहाँ है बारहसिंगा। तो ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आपके लिए, तो आपको ये याद रखना है। तो बताइए, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना किस ईयर में हुई? 1936 में। बोलिए साथ साथ ताकि आपको याद हो। पुराना नाम क्या था इसका? हैली नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर वाला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि भारत का पहला नेशनल पार्क तो 1936 में ये जिम कॉर्बेट है ही है, लेकिन अगर सबसे बड़ा बात करें तो कौन सा होगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और ये क्यों फेमस है, वो कहाँ पे है? देखो, यहाँ है स्नो लेपर्ड। फोटो देखिएगा इसका, स्नो लेपर्ड, हेमिस नेशनल पार्क में। ठीक। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये है लेह में। लेह जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का क्या है, हिस्सा है। हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल है। क्योंकि आप घूमने तो जाएंगे नहीं, और मीम चल रहा है ना तो आप घूमने तो जाने से रहे, तो हम आपको फोटो यहीं लेके आ गए। चलो घूम लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा, फील ले लीजिए। ऐसे ऐसे मजाक के साथ चलो आगे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, उसका जवाब दीजिए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए, कोणधारी वन दोनों गोलार्धों में 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, सब पढ़िए, दोनों गोलार्धों में। कोणधारी वन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों में तो पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में नहीं, केवल उत्तरी गोलार्ध में। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये गलत है। वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। 5 डिग्री समताप रेखा उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा 10 डिग्री समताप रेखा से निर्धारित होती है। देखिए, ये जो समताप रेखा है, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा निर्धारित करें, ऐसा कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। स्थिति भी नहीं है, भौगोलिक स्थिति। ये डिपेंड करता है वहाँ पे ठंड कितनी है, इस बात पे। और ये जो कौनधारी वनों की बात हो रही है, जिन्हें हम टेगा वन बोलते हैं, तो ये जो वन है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, वर्षा, मिट्टी,
और मौसम मौसम के बढ़ने घटने पर निर्भर करता है। तो आर पार्शियल सही है, इसलिए इसको भी आधा गलत है आधा सही है, इसको हम गलत मानेंगे और इसका आंसर होगा डी। देखिए तो हम 5 डिग्री समताप 10 डिग्री समताप रेखा से निर्धारित नहीं कर सकते कि वहां पे टैगा ही होगा, क्योंकि सिर्फ 5 डिग्री समताप रेखा आ गई तो यहाँ से टैगा स्टार्ट हो गया, और 10 डिग्री समताप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। ये डिपेंड वहाँ की मिट्टी, जलवायु और उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर करता है। देखिए टैगा फॉरेस्ट ये है और ये टुंड्रा है, और टैगा की और बात करें तो ऐसे टैगा होते हैं बर्फ के डाल इनके ऊपर आ जाते हैं, बर्फ आ जाती है। तो मित्रों कौन कौन से देश हैं ऐसे जिनमें ये पाए जाते हैं? एक तो रसिया, रूसी, कनाडा, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। याद रखने हैं देशों के नाम जो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में देखो क्यों नहीं होते, दक्षिणी ध्रुव में इसलिए नहीं होते क्योंकि मान यहाँ समुद्र, एक तो समुद्र ज्यादा है, अगर बात करें हम यहाँ पे समुद्र ज्यादा है, भूमि कम है, और टैगा फॉरेस्ट का विकास यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। इसलिए ये जो फर्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है दोनों गोलार्धों में, तो वो इसलिए गलत हो जाता है। आप बताइए कि क्या हम ये कह रहे हैं कहीं पे 5 डिग्री समताप रेखा है तो वहाँ टैगा होगा, 10 डिग्री समताप रेखा है तो वहाँ टैगा उपस्थित होगा? गलत बात है। तो ये स्टेटमेंट टू भी गलत हो जाता है। मिट्टी, वर्षा और नमी जब तक उसको नहीं मिलेगी उस वहाँ पे टैगा फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको याद कराते हैं। देखिए टैगा फॉरेस्ट को और क्या बोलते हैं? बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम कौन सा है? वो है टैगा। प्रमुख जो वृक्ष है इसमें वो है पाइन ट्रीज, फिर सीडर जैसे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। देखिए इमेजिन करो कि आप कहाँ पे, कनाडा या रूस में है, और वहाँ ठंडी हवाएं चल रही है और महीनों तक तापमान शून्य है। तो वहाँ पे जो वनस्पति होती है वो होती है टैगा, या उसे हम कॉर्निफोरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वेल्ट, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वुड बेल्ट। देखिए अगर हम अमेजन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, तो टैगा जो वन है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, लार्जेस्ट, ये है लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम। इस फैक्ट को याद रखिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा वन वन क्षेत्र जो है वो अमेजन में ना होकर बल्कि टैगा में है। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है। और देश आपको बताएं, रूस, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो इस तो इसमें देखिए तो मेमोरी ट्रिक आपको याद कराते हैं। T4 टैगा, ट्राइंगल ट्री होंगे यहाँ पे, त्रिभुजाकार ट्री, और टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, और टॉप लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। टैगा इज इक्वल टू ट्राइंगल पेड़, ठंडा, दो दुनिया का सबसे बड़ा वन। चलो बताइए कुछ क्वेश्चंस के जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम टैगा वन। टैगा वन को और किस नाम से जानते हैं अपन? कॉर्निफोरस या बुरेल। टैगा वन किस अक्षांश में पाया जाता है? 50 से 60 उत्तरी अक्षांश। टैगा का वन मुख्य रूप से किन देशों में? रूस और कनाडा में मैक्सिमम है। टैगा वन अमेजन को क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े। और टैगा वन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। देखिए ये है टैगा। घुमा दिया ना कनाडा अब आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़िए और इसका आंसर ढूंढिए। 3, 2, 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है? अच्छा, टीपिएगा मत। टीपिए। चलो पढ़ते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और उनकी कौन से राज्य में वो स्थित है।
तो देखिए, नेशनल पार्क और स्टेट वाला ये क्वेश्चन जनरली यूपीएससी और आरपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिकों में से होता है। कई बार हम में से एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमें नाम याद नहीं होते, उनके राज्य भूल जाएंगे। और आज हम आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे बताएंगे जिससे कि आपको या अभी तुरंत बातों बातों में याद हो जाएगा। तो चलो पहले मिलान कर लेते हैं। वन विहार किस राज्य में है? देखिए, वन विहार है एमपी में, फूलों की घाटी उत्तराखंड, मन्नार तमिलनाडु, और कांगेर छत्तीसगढ़। ठीक है। देखिए, वन विहार की बात करते हैं। जो वन विहार है, वन विहार जो है एमपी में है। एक तो एमपी का में भी कहाँ, भोपाल में। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि भारत के उन गिने चुने अर्बन नेशनल पार्क्स में से एक है। तो मैं यहाँ पर अर्बन नेशनल पार्क वर्ड यूज किया हूँ। तो अर्बन नेशनल पार्क वो है पार्क, ऐसे गिने चुने नेशनल पार्कों में से जो अर्बन क्षेत्र में स्थित है। शहर के बीचों बीच है ये नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, भोपाल में वन का विहार कर रहे हैं हम। और भोपाल कहाँ है? एमपी में। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये है। एक तो उत्तराखंड हम बताइए है आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। अगर आप कभी यहाँ जाएंगे और बरसात के मौसम में आप देखेंगे तो यहाँ हजारों प्रकार के फूल खिलते हैं। और ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ पे रंग बिखेर दिया हो। आपको फोटो दिखाएंगे अभी इसका। तो पहाड़ और फूल, कहाँ? उत्तराखंड। 1931 में क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे की। कुछ जो तीन ब्रिटिशर्स ट्रैकिंग करने गए थे, वो पर्वतारोही थे। तो वो कामेट पर्वत पड़ता है यहाँ पे। कामेट पर्वत से लौट रहे थे वो। और वो क्या हुआ, रास्ता भटके बीच में। तभी उन्होंने एक ऐसी घाटी देखी जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। और वो इतने प्रभावित हुए कि उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स। और आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। मन्नार जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ पे एक तो एलिफेंट, सांभर और बाघ और कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये तमिलनाडु में है। और कांगेर जो है, कांगेर मैं आपको फोटो दिखाते हुए चलता हूँ। ये है वैली ऑफ फ्लावर, है ना सुंदर? और ये कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये है। यहाँ पे अपनी इनकी गुफा, घने जंगल हैं यहाँ पे, दिख ही रहा है आपको। और भूमिगत जलधाराएं हैं, इसके लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे एक कुटुम सर गुफा है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफाओं में से एक है। ये कई बार पूछा भी गया है। ये भोपाल का वन विहार है। और ये मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है। तो वन वाले कहाँ पे हैं? एमपी में। फूल, अर्बन वन कहाँ पे? एमपी में। फूल वाला कहाँ है? यूके में। उत्तराखंड में, मतलब मनार तमिलनाडु और कांगेर छत्तीसगढ़। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। वन विहार कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा है इनमें से? वैली ऑफ फ्लावर्स। कांगड़ नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। कुटुमसर गुफा कहाँ पे है? कांगेर नेशनल पार्क में, छत्तीसगढ़। मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु। ठीक है। तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिख गुरुद्वारा है। और यहाँ सिख धर्म का तीर्थ
आस्था है और ये पवित्र स्थल है उनके लिए। कई बार पूछ सकते हैं वैली ऑफ फ्लेवर फ्लावर और हेमकुंड साहिब को एक साथ मिला के कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई चीजें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वैली ऑफ फ्लावर का कितना खूबसूरत इमेज है, और ये मन्नार का, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों उसका सही आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है वनोन्मूलन। देखते हैं क्यों है, और और ऑप्शंस क्यों नहीं है इसके आंसर्स। ठीक है, तो देखिए हमें बताइए कि अगर हमारे शरीर के फेफड़े निकाल लें तो क्या होगा। हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक वैसे ही जंगल के फेफड़े हैं बंद, और ये सिर्फ पेड़ नहीं काटते, इससे प्रभाव पड़ता है, पूरा वर्षा चक्र बिगड़ता है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, बाढ़ और सूखा बढ़ जाता है, जैव विविधता नष्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। और यही सब मिलकर क्या बनता है, प्राकृतिक या पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर देते हैं। तो वनोन्मूलन मेजर कारण है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए, एक प्रमुख कारण वनोन्मूलन। देखिए ये तो फैक्चुअल बातें हो गई, और इसको आपने सही भी कर लिया होगा आंसर, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है हमेशा आंसर जानना है बस कि बस हमने इनका आंसर जाने और मूव कर गए, नहीं। हमारा टारगेट है कि इस क्वेश्चन से हम वो थोड़े टफ क्वेश्चंस भी तैयार कर लें जो एग्जाम में पूछे जाए। देखिए एक जो पेड़ है, उल्टा लगा दिए पेड़ कोई बात नहीं। एक साल में 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। इसका मतलब समझे आप कि पेड़ से सिर्फ हमें लकड़ी नहीं मिलती भाई, ये एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट है। कोविड के समय ऑक्सीजन की महत्व पता चला होगा आपको। तो अगर बंद करते हैं तो उससे वर्षा कम होती है, मिट्टी अगर मिट्टी बहती है, बाढ़ और सूखा बढ़ेगा, और पारिस्थितिक संतुलन क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। क्योंकि बाकी विकल्प क्यों गलत है। देखिए मरुस्थलीकरण की बात करें तो यह भी कारण है प्राकृतिक असंतुलन का, लेकिन ये कई बार वनोन्मूलन स्टार्ट होता है उसके बाद मरुस्थलीकरण की स्टेज आती है। बाढ़ एवं अकाल की बात करें तो बाढ़ एवं अकाल जो है ये पारिस्थितिक असंतुलन के परिणाम है और कारण नहीं है। वर्षा की परिवर्तनता तो ये प्रभाव डालती है, लेकिन शुरुआत वनोन्मूलन से होती है जब तापमान का जो कंट्रोल अनकंट्रोल होने लगता है, उससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तो एक इससे अगर प्लांटों को काट दिया जाएगा तो बार बार गर्मी बढ़ेगी, उससे वहाँ का प्रेशर कम होगा, और बरसात के लिए स्थितियाँ तैयार होंगी। आप देखते होंगे गर्मियों में हल्का सा टेम्परेचर बढ़ती ही, मान लो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो इस समय है, अगर आप राजस्थान की बात करें, तो प्रकृति वहाँ पे प्रेशर हो जाता है लो प्रेशर, और जहाँ पे थोड़ा ठंड होती है वहाँ प्रेशर होता है हाई। तो हाई से लो की तरफ हवाएं मूव करती हैं। अब क्योंकि वर्षा के लिए बादलों में और हवा में ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए, नमी होती नहीं है, नमी नहीं होगी तो वहाँ पे फिर हवा क्या लौट आएगी, धूल को लेके आएगी, इसलिए धूल भरी आंधियां गर्मियों में चलने लगती है। लेकिन ये सीक्वेंस फास्ट फास्ट चेंज हो जाएगा अगर हमने वृक्षों को ज्यादा काट दिया। समझ में आई। भारत में वनावरण की बात करते हैं इसी के साथ साथ। तो भारत में लगभग 21.71% का वनावरण है, मतलब 22% के लगभग भारत का कुल वनावरण है। और सबसे अधिक इसमें हम बात करें तो सबसे अधिक पहला एमपी, अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड है छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये सर्वाधिक क्या है, वन क्षेत्र है। और वनावरण की बात करें सर्वाधिक तो मिजोरम में, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड है मेघालय। तो राजस्थान में और राजस्थान में हम अगर सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक
आवरण है उदयपुर में। और सबसे कम न्यूनतम बताइए। चूरू। तो डिफॉरेस्टेशन से पांच बड़े नुकसान क्या होगा? मृदा अपरदन होगी, बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी, सूखा की संभावना बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन होगा और जैव विविधता का विनाश होगा। देखिए अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, इनको क्या बोलते हैं? अपन पढ़ाए थे आपको, लंग्स ऑफ अर्थ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपीएससी इस बात को कई बार पूछ चुका है कि जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है, और महासागर जो है वो पृथ्वी के वास्तविक फेफड़े हैं, क्या है? रियल लंग्स। दोनों कथन जो हैं अपने अपने संदर्भ में सही माने जाते हैं। क्यों क्यों सही माने जाते हैं? क्योंकि जो ओशियंस हैं वो ओशियंस में पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या पाए जाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स 50% ऑक्सीजन का लगभग निर्माण करते हैं, तो रियल लंग्स ये कहलाता है। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप फ्यूचर में। तो चलो आप कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, अब आपके टेस्ट लिखने का टाइम आ गया। तो चलो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। देखिए इस जगह डर लग सकता है आपको कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो अभी हम पढ़े वही क्वेश्चन हम आपसे दोबारा पूछेंगे ताकि आपको फटाफट रिवाइज हो जाए। और इन फ्यूचर अगर आपके, जैसा कि हम ये क्वेश्चन सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको बाद में दिक्कत ना है। तो बताइए पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। जंगल को क्या कहा जाता है? अर्थ के क्या? लंग्स। ठीक है। वनों की कटाई से सबसे पहले क्या प्रभावित होते हैं? सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वर्षा चक्र पे, उसके बाद और चीजें होंगी। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? हमने ये पहले ही पढ़ा है आपको, अब बताइए। एमपी वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण का याद रखिएगा। एरिया एरिया में जो उनका मिजोरम का जो क्षेत्र फल है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र पे, किसी क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल पे सबसे ज्यादा वन जो पाए जाते हैं वो मिजोरम में पाए जाते हैं, लेकिन वन क्षेत्र सबसे ज्यादा एमपी में है। तो देखिए वन बचे तो वर्षा होगी तो खेती होगी, और खेती होगी तो फ्यूचर है, इंसान का अस्तित्व भी तो इसके बाद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें मित्रों। ठीक है। तो एस्पिरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3, 2, 1। तो एस्पिरेंट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? कुछ को पता भी होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ को पता भी नहीं होगा क्योंकि वो सोच रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो चलो आज हम कुछ चीज़ें जानते हैं। 1972 की ये घटना थी, क्या हुआ था देखिए। देखिए आज भारत में अगर आपको कहीं बाघ दिखते हैं, शेर दिखते हैं, या कहीं गैंडा दिख गए, या कहीं हाथी दिख गए, तो ये हजारों लाखों जो वन्य जीव सुरक्षित हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो कानून जो था वो यही था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस कानून के आने से पहले की स्थिति ये थी कि भारत में शिकार कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वो आम बात थी। और ये तो यहाँ तक था कि राजा महाराजा से लेकर अंग्रेज अफसर तक इनका शेर जैसे जानवर का, शेर और बाघ का शिकार करना शान समझते थे। और फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब अगर अभी भी नहीं जागे तो बाघ तो सिर्फ हिस्ट्री बन जाएंगे, सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। फिर ये एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसने शिकार पर रोक लगाई कि भाई साहब नो, गलत बात। फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों को कानूनी संरक्षण दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने। और वन्य जीवों को बचाने की जो अगर नींव रखी गई, मजबूत नींव, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ही रखी गई।
1972 में ये एक्ट आया, और एक साल बाद, केवल एक साल बाद ही, +1 ईयर, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर आया। और 1972 की, अगर 1972 की बात करें हम, तो भारत में जो बाघ थे, जो टाइगर थे, उनकी संख्या थी 1827। कितनी? 1972 उल्टा कर दीजिएगा इसको, और इसमें से एक माइनस कर देगा, 1827, ठीक है। जबकि आज अगर हम भारत में जो बाघों की संख्या की बात करें, या जंगली बाघ जो हैं, वो 72% जंगली बाघों का घर है। दुनिया के 72%, वो भी किससे हुआ? 72 से 72। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं होता तो आज हमारे पास 72 के समथिंग, सॉरी ये एग्जैक्ट 75 है, पर मैंने याद करने के लिए 72 लिखा है, आप 75 याद रखिएगा, है ना, 3 और जोड़ लीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ आया, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972। इसके बाद हमने क्या किया? सेव करो किसको? टाइगर को। और टाइगर को सेव करना क्यों ज़रूरी है, ये हम करेंगे 1972 से, ठीक है। और अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, तो ये 1973 में, ठीक है। टाइगर को बचाने का प्रयास हमने यहीं से कर दिया था 72 से, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर डेडिकेटेड जो प्रोजेक्ट जारी हुआ वो 1973 से चालू हुआ। देखिए, और ऑप्शंस 1962 है इसमें, एक तो वो नहीं होगा, 1970 भी गलत है। 1982 की बात करें तो इसमें कुछ संशोधन हुए थे, तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब 1982 का ऑप्शन आएगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद करिए मेरे साथ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 भाई। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बता दो, चलो ये याद कर लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये आया 1992 में, ठीक है। लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स के एक साल बाद लिया है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है बताइए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले नाम क्या था जिम कॉर्बेट का? ये कब बना है? 1936 में। इससे पहले क्या नाम था इसका? नाम हेनली नेशनल पार्क, करेक्ट। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। कहाँ है सबसे ज़्यादा जंगल? एमपी। उसके बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बाघ है, उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है। ये याद रखिएगा, कई बार में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं। देखिए, इस एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 तक। शेड्यूल 1 है, एक जो है सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित जानवरों के लिए है। और सबसे सुरक्षित कौन से होंगे? जो सबसे ज़्यादा खतरे की कगार पे हैं। और 6 में जो है, ये है पौधों के लिए। कौन से पौधे आपको बता दें। इसमें जो शेड्यूल 1 में है, इसमें आते हैं लॉइन, टाइगर और एलिफेंट। शेड्यूल 4 में जो पौधे हैं, दुर्लभ पौधे। कैसे पौधे? दुर्लभ पौधे। चलो ठीक है, अब आपका टेस्ट लेने का टाइम आ गया। बताइए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क भी वही है और टाइगर रिजर्व भी वही है, करेक्ट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973, टाइगर रिजर्व 1973। भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। और 1973 में ये क्या बनता है? टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। तो देखिए, भारत में बाघों की संख्या घटने का कारण 1972 एक्ट लाए, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लिया है। और आज हम बता रहे हैं कि भारत में 75% जंगली बाघों का घर है। हर 4 बाघों में से लगभग 3 बाघ कहाँ पाए जाते हैं? अपने भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए, टाइगर क्यों जरूरी है। टाइगर शिकार करता है। जब वो शिकार करता है किसी भी हिरण का या किसी भी जीव का, तो वो जब हिरन मरता है तो उसका पूरा तो बिल्कुल उसको फिनिश नहीं करता है। फिर उसके उस पर भेड़िए भी खाएंगे, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो खाते हैं, वो उस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो और किसी का भोजन होते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है, ठीक है। टाइगर अगर खत्म होंगे तो और छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं उनके लिए खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आप सोचिएगा, जब खाना नहीं मिलेगा तो वो पूरी चेन खत्म हो जाएगी। तो पूरी चेन खत्म होती है, इकोनॉमी अपनी इकोलॉजी का जो चेन है
वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये केवल साल नहीं थी, भारत के जंगलों की आवाज़ को बचाया था इस एक्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए एस्पेरेंट, इसका आंसर क्या है? चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधिपादप, लवणोपादप, मरोदबित और शैलोदबित, लवणबित। देखिए, इसका चट्टानों की बात होती है तो सैलोदबित जो होते हैं वो कहलाते हैं वो पादप। देखिए, आपने कभी पहाड़ों या बड़ी चट्टानों की दरारों में देखा होगा कि छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना। तो जैसे फोटो दिखाते हैं आपको, जैसे इस तरह से। तो आपने कभी सोचा है कि यहाँ ना तो मिट्टी है, तो यहाँ पौधे कैसे उग गए? तो वहाँ क्या होते हैं कि वहाँ के जो पौधे होते हैं, ये तो एक तरह से बहुत शानदार एग्जाम्पल है अपनी प्रकृति कैसे कितनी खूबसूरत है। ऐसे पौधे जो होते हैं चट्टान पे उगते हैं और इन्हें अपन कहते हैं सैलोदबित। ये वहाँ उनके दरारों में जो ऐसी दरार है, इसमें यहाँ से नमी और काई और खनिजों की मदद से जीवित रहते हैं। ठीक है। ग्रीक भाषा में लिथो जो शब्द है, लिथो और फाइट्स दो शब्दों से मिलकर बना है। लिथो यानी होता है स्टोन या रॉक, और फाइट का मतलब होता है प्लांट, मतलब चट्टान का पौधा, ये चट्टान पर उगने वाला पौधा। अब आपको याद हो गया। ठीक वैसे ही शैलोदविद की बात करें तो शैल हो गया चट्टान, और शैलोदविद का मतलब चट्टान पे उगने वाले पौधे। तो आंसर डी हुआ इसका। बाकी विकल्पों पे हम बात करते हैं। देखिए, जो ये अधिपादप, इसको बोलते हैं एपीफाइट्स। तो ये इंग्लिश के शब्द इसलिए याद होने चाहिए कि आपको उसको याद करना आसान होगा ऑप्शंस में। और अब वो समय गया है कि आप सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाई करें, हिंदी में ही हर चीज़ मीडियम हो, लेकिन अब समय ऐसा है कि आपको बाइलिंगुअल होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है। पहले रिसोर्सेज नहीं थे तो आपको एक लैंग्वेज में काम चल जाता। अब रिसोर्सेज हैं, अगर आप नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अधिपादप जो होते हैं, ये चट्टान पे नहीं उगते, ये उगते हैं दूसरे प्लांट पे। जैसे ऑर्किड, एक इसका फोटो देखिएगा, ये पेड़ पे उगता है। इसकी एक खास बात और है, हम आपको आगे बताएंगे। लवणविद जो होते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या? हेलोफाइट्स। फाइट्स प्लांट, हेलो साल्ट। तो नमकीन मिट्टी में जो उगते हैं उनको बोलते हैं लवणविद। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव, सुंदरबन डेल्टा में मैक्सिमम है भारत की। और मरुदविद है, इसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरो मतलब ड्राई। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कम पानी में जीवित रहते हैं, जैसे कैक्टस। तो आप बताइए, शैलोदविद चट्टानों पर, जैसे शैलोदविद के एग्जाम्पल ये चट्टानों पे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें मोस और लाइकेन। अधिपादप पेड़ों पर, जैसे ऑर्किड। लवणविद नमकीन मिट्टी पर, जैसे मैंग्रोव। और मरोदविद रेगिस्तानी मिट्टी पर, जैसे कैक्टस। ऑर्किड की एक ऐसा पौधा है जो अधिकतर एपिफाइट ही रहता है, अधिपादप ही रहता है। और ये क्या है, उस पौधे पे जिसपे ये अभिपादप रहता है, जिसपे लगता है, उससे भोजन नहीं चुराता। क्या नहीं करता? भोजन नहीं चुराता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एयर प्लांट। क्या बोलते हैं? एयर प्लांट। ये याद रखिएगा। तो लिथो रॉक एपीफाइट्स में अपॉन ट्री हो गया, हेलोफाइट्स में साल्ट हो गया, और जीरोफाइट्स में ड्राई हो गया। तो बताइए, चट्टान पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शैलोदभित या लिथोफाइट्स। पेड़ों पर उगने वाले पौधों को एपीफाइट्स या अधिपादप। नमकीन मिट्टी में उगने वालों को हेलोफाइट्स या लवणविद। और रेगिस्तान में उगने वालों को जीरोफाइट्स, मरोदविद। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रकृति की इन पौधों से आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ पनपती है। आप पेड़ों पे देख लीजिए, रेगिस्तान में, चट्टानों पे, ये प्रकृति की खूबसूरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। 3, 2, 1। बताइए एस्पिरेंट, इसका आंसर। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स
तत्व स्थल, अब देखिए आप हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, तत्व स्थल से कैसे समझेंगे आप? हॉटस्पॉट आप थोड़ा दिमाग में याद रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए हिमालय का पूर्वी हिस्सा और घाट कौन सा? पश्चिमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप में से काफ़ी ने सही बताया होगा। देखिए समझिए इस चीज़ को, क्या है इसमें, अगर दुनिया में ऐसी जगह हो जहाँ पे हजारों पेड़ पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं, मान लीजिए, लेकिन उनमें से बहुत सी प्रजातियां जो हैं विलुप्त होने के खतरे में हो, तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बहुत हैं लेकिन विलुप्त होने के कगार पे है। ये जैव विविधता का क्या है? खजाना। और ये खजाना क्या है? अभी खतरे में है। समझे? भारत में ऐसे कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में है। और इन विकल्पों में से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 4 में से 2 हैं। देखिए जो पश्चिमी जो घाट है ये, देखिए पश्चिमी घाट है, ये भारत का, इसको बोलते हैं अमेज़न, अमेज़न ऑफ इंडिया। और यहाँ क्या है? यहाँ पे देखिए 7,000 से अधिक तो पेड़ पौधे की प्रजातियाँ हैं, 5,000 से अधिक पक्षी हैं, और 300 से अधिक क्या है? मछलियों की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सी ऐसी जो एंडेमिक है, एंडेमिक स्पीसीज है। पेंडेमिक नहीं, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है जो दुनिया में केवल यही मिलती है, यही मिलेगी, है ना, दुनिया में ओनली है, केवल यही मिलेगी। और अब करते हैं हॉटस्पॉट की बात। हॉटस्पॉट के बारे में आपको बताएं कि खजाना है जो विलुप्त होने के कगार पे है। ये हॉटस्पॉट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई गर्म जगह है, ऐसा नहीं है। गर्म है इन सेंस विलुप्त होने के कगार पे। ये ज़्यादातर आप देखोगे तो ये हिमालय का तो ठंडा ही है एरिया। तो देखिए क्या कौन को हॉटस्पॉट बोलते हैं, समझिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैव विविधता तो बहुत अधिक है, लेकिन बहुत सी प्रजाति खतरे में, हम आपको पहले बता दिए थे। जैव किस क्षेत्र को हम बीडी हॉटस्पॉट में डालेंगे, उसके लिए कम से कम 1500 से तो ज़्यादा क्या हो? एंडेमिक प्लांट्स हो। एंडेमिक आपको बताएं, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज हो। भाई ऐसी 1500 से ज़्यादा प्रजातियां हों जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हो, दुनिया के किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती हो। और इसके जो 70% से अधिक प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो चुका हो। क्या हो चुका हो? नष्ट हो चुका हो। वेस्टर्न घाट में आप केरला की बात करेंगे, केरला में फ्लड आई, लैंडस्लाइड हुई, तो लैंडस्लाइड होने की वजह ही रही होगी, हो सकता है उन वजहों में से कई के कस्तूरी रंगन कमेटी बिठाई, और उन्होंने बताया कि जो अत्यधिक मानव का इंटरफेयर प्रकृति में हो गया है, उस वजह से पेड़ काट दिए गए। पेड़ों की जड़ों से वो मिट्टी रोकी हुई थी, अब पेड़ कट गए, आप उस मिट्टी में पानी डाली तो मिट्टी तो पानी के साथ बहेगी, फ्लड आ गई। तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिनमें 70% उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। 2 कंडीशन है तभी वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाएंगे। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम बताए। एक तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, पूर्वी हिमालय की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का, और नेपाल व भूटान। देखिए बायोडाइवर्सिटी तो वो बाउंड्रीज तो जानती नहीं है, तो वो तो आप और देशों में भी फैली होती है ना। और इंडो बर्मा जो म्यांमार का ये, इसमें इंडो बर्मा पूर्वी भारत का अधिकांश हिस्सा जो है, यहाँ से ये ले लीजिए, इस वाले इलाके। और सुंडालैंड, सुंडालैंड वेस्ट बंगाल, ये अंडमान निकोबार।
ठीक है, 4 जगह आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लियर हुए आपके। ठीक, देखिए याद रखने के लिए पूर्व में हिमालय, पश्चिम में घाट, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा। बाकी और विकल्पों की बात करते हैं, और विकल्प गलत क्यों है, देखिए ये कह रहे हैं पश्चिमी हिमालय, तो भारत का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो पश्चिम में नहीं है, पूर्व में ही है। पश्चिम में तो अत्यधिक बर्फबारी है, तो जीव जंतु उतने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जितने पूर्वी में करेंगे, जहाँ पर्याप्त नमी हो, पानी हो। सुंदरबन की बात की, सुंदरबन जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी, ये केरल का क्या है कि नेशनल पार्क है, किसका, केरला का, नेशनल पार्क इन केरला। अब तो केरलम हो गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ठीक है, लेकिन ये नेशनल पार्क है, बट ये कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय आपने शांत अगर ये पश्चिमी घाट नहीं दिया होता, यहाँ कोई ऐसी जगह का नाम दे दिया होता जो आपको याद नहीं होती, तो हो सकता है आप इसको सही करते। लेकिन ध्यान रखिएगा, शांत जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो वेस्टर्न घाट्स का, घाट्स हॉट स्पॉट्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का एक जो खुद वेस्टर्न घाट्स है वो अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। साइलेंट वैली के बारे में आपको एक दो तीन फैक्टर और बता देते हैं हम, कि ये क्या है, एवरग्रीन, केरल में तो स्थित है ये, केरलम में, और इसे एक नाम से और जानते हैं, वो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट म्यूजियम। ओके, ईस्टर्न जो हिमालय है, ये जो अपना, अगर हम बात करें, रुकिए आपको मैप बनाना सिखाते हैं साथ साथ। तो ईस्टर्न जो घाट है, तो ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय दुनिया के सबसे अधिक ऑर्किड क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो ठीक ठीक, अब रिवीजन पे आते हैं। बताइए इनमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में है? 4। सबसे प्रसिद्ध हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स। सुंदर सुंडालैंड का किस भारत के किस हिस्से का भाग है? इंडोनेशिया, और तो इंडोनेशिया तो है ही नहीं भारत में। अंडमान निकोबार। साइलेंट वैली, केरलम में। ठीक है, तो देखिए हॉटस्पॉट का मतलब सिर्फ जैव विविधता नहीं, बल्कि ऐसे अनमोल जगह हैं जिन्हें बचाना पूरी मानव जाति के लिए या मानवता के लिए जरूरी और जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। 3, 2, 1। तो बताइए एस्पिरेंट्स आंसर इसका। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, किस बुक में किए जाते हैं? नीली आंकड़ों की, हरे आंकड़ों की, लाल आंकड़ों की, पीले आंकड़ों की? ब्लू डाटा बुक। तो हमने पहले पढ़ा था IUCN रेड डाटा बुक, तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका इसका सही आंसर है। देखिए अगर कोई इंसान को बीमारी होती है, किसी इंसान को, तो गंभीर बीमारी में लोग हैं तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए हम पहुंचा देते हैं, लेकिन दुनिया में भी कुछ ऐसे पौधे और जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, लेकिन अब वो बोल नहीं सकते, हमें आवाज़ उनकी सुनाई नहीं देती, तो हम उतने सेंसिटिव उनके प्रति नहीं होते। लेकिन IUCN ने रेड डाटा बुक बनाई है और उनकी एक सूची बनाते हैं। खतरे में जो पड़ी हुई प्रजातियां हैं, खतरे में जो हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, फ्लोरा एंड फौना है, उनको रेड डाटा बुक में दर्ज करते हैं। देखिए वैसे भी लाल रंग का मतलब खतरा होता है, ट्रैफिक सिग्नल में भी आप जानते हैं, तो रेड डाटा बुक का मतलब डेंजर और थ्रेट है जिनको। तो ये एक बुक है, और इसमें क्या है कि जो संकटग्रस्त जीव और पौधे हैं उनकी सूची है। जैसे ये देखिए, और
IUCN जो है ये रेड लिस्ट जो जारी करता है, ये ग्लोबल लेवल पे एक डाटाबेस है, एक लिस्ट है। इसमें प्रजातियों को संरक्षण की स्थिति बताई जाती है और उसमें कैटेगरी है, जैसे लीस्ट कंसर्न, कि भाई जिनकी हमें अभी कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो गए हैं। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये तो विलुप्त ही हो गए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आपको एक्शन लेना चाहिए। कौन बनाता है इसको, इस लिस्ट को? इसको IUCN जारी करता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब स्थापना? 1948। और मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। हम इसका फोटो आपको पहले दिखाए थे, आया था IUCN की बैरोमीटर ऑफ नेचर, कुछ ऐसा आया था, याद करिए। भारत के कुछ संकट में जो ग्रस्त पौधे हैं उनमें से एक है मालाबार लिली, ये देखिए, और एक है पिचर प्लांट। इनके नाम अब जो, ये मालाबार लिली जो है ये वेस्टर्न घाट्स में है, पिचर प्लांट मेघालय, ठीक है। और रेड सैंडवुड, लाल चंदन, आंध्रा। पुष्पा मूवी देखे होंगे। और लेडी स्लीपर ऑर्चिड, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट को हम, क्वेश्चन पहले आया था, क्या कहते हैं? बैरोमीटर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का बैरोमीटर। भाई जीवन पे कितना दाब पड़ रहा है, प्रकृति की लाइफ पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो संकटग्रस्त पौधों की सूची हमने बताया, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है, ठीक है। स्थापना 1948 में। और IUCN रेड लिस्ट का उपनाम क्या है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। तो देखिए रेफ्लेसिया फ्लावर है, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है। आप इसका नाम सर्च करके देखिएगा, बहुत लगभग ये संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। ये इसका जो फूल है ना, ये लगभग 1 मीटर बड़ा होता है। और इसका अगर वजन बात करें, 1 मीटर के समथिंग, 10 kg के बराबर इस फूल का वजन होता है, ठीक है। इसको कॉर्पस फ्लावर भी बोलते हैं। और क्योंकि इसमें ना कॉर्पस एक तरह से सड़ी हुई चीज़ को बोलते हैं, और इसमें से क्या है, सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है, सड़े मांस की जैसी गंध, ठीक है। तो इसका फोटो देखिएगा रफलेशिया फ्लावर का। तो हमने रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा। रेड का मतलब खत्ता, बुक का मतलब सूची, जो ऐसी सूची जिसमें कि ऐसे फ्लोरा फोना है जिसको खतरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, पढ़िए और आंसर पर सोचिए। 3, 2, 1, ओके। कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है? इनमें से कौन सा जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है? तो बताइए क्या आंसर है इसका। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर है वही, वहीं पे बाइगर टाइगर रिजर्व होगा, और जहाँ टाइगर रिजर्व वहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर लगाएंगे। तो दुधवा में टाइगर रिजर्व है, चिल्का में टाइगर रिजर्व नहीं है क्योंकि चिल्का एक लेक है। कान्हा में टाइगर रिजर्व है, मानस में टाइगर रिजर्व है। चिल्का क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वो भी कौन सी झील? लेगून टाइप, लेगून झील। लेगून झील जानते हैं? ऐसे मान लीजिए ये महासागर हो और ये हिस्से में अगर पानी आके बढ़ जाए तो इस झील को क्या बोलेंगे? लेगून झील। देखिए चिल्का और बाघ तो चिल्का तो ऑप्शन बिल्कुल अलग हो गया, बाघ संरक्षण अलग मैटर हो गया, ठीक है।
अब एक एक का पढ़ लेते हैं। देखिए दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, दुधवा, ये यूपी में है एक तो। कब? 1987। ठीक है। यहाँ किस लिए फेमस है? बाघ तो होंगे ही, एक सिंग वाला गैंडा मिलेगा, दलदली हिरण मिलेगा। दूसरा है कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में है। कब? 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। यहाँ क्या है? बारहसिंगा संरक्षण है। और जो द जंगल बुक, एक रस्किन बॉन्ड की बुक है, उसकी प्रेरणा इसी कान्हा टाइगर रिजर्व से मिली है उन्हें। पढ़िएगा, एक दो चैप्टर या एक दो वीडियो मिली, देखिएगा यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छी बुक है। और मानस जो टाइगर रिजर्व है वो असम में, 1973, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और यहाँ पे गोल्डन लंगूर, इनका फ़ोटो देखिएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको सबका फ़ोटो दिखा, बट कोशिश की है कि सबको आपको दिखा पाए जो भी इम्पोर्टेंट है। और एक पिग्मी हॉग के लिए फेमस है। चिल्का जो है, चिल्का लेक है, उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून लेक है। और साइबेरिया से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनका प्रमुख स्थल है। यहाँ पे सबसे खास प्रजाति जो पाई जाती है वो है इरावदी डॉल्फिन। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, देखिए ये चिल्का लेक है और ये अपने में जो टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट का फोटो है ये। देखिए जिम प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ हम आपको पढ़ा चुके हैं, रिवाइजेशन चल रहा है आपका। और आपको आना चाहिए ये चीज़, नहीं आएगी तो फिर हम डांटेंगे आपको, फिर देखिए मारने तो आएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, शुरुआत जिम कॉर्बेट से हुई। प्रारंभ में 9 थी, लेकिन अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में। ठीक है। और ये आप अपडेट कर लीजिए, एग्जाम देने जाओ तो परीक्षा के हिसाब से आपके पास नवीनतम लेटेस्ट आंकड़े होने चाहिए। तो चिल्का लेक जो है, इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की खारे पानी की झील है, लार्जेस्ट ऑफ एशिया, इन एशिया। ठीक है। तो बताइए, रिवीजन का समय है, बताइए, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए फटाफट। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेग्यून, चिल्का लेक। चिल्का किस राज्य में है? उड़ीसा। याद हुआ ना? ठीक है, आज अपन यहीं तक अपने क्वेश्चंस करेंगे, PYQs। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों धन्यवाद। ओके एस्पिरेंट, बाय।